जंक्शन पे आती हुई टोटली स्पीचलेस हो गई क्योंकि सीट पे दिल आ गया कि बस का खाना दिया जा रहा है। और भोपाल पहुँचते पहुँचते मौसम इतना बढ़िया हो गया ना, ऐसे यहाँ पे खड़ी है सियोन। और जब यहाँ पे हो रहा है कि हम लोग कितने लापरवाह कि जहाँ तक देखिए कि ये दुख हो रहा है कि ये हवा में जा रहा है ऊपर। अपना ही राज बना रखा है इसने, अगले की मेहनत जो है बेकार हो गई। पकड़ा गया दोस्तों, आज का अपना सफ़र होगा ट्रेन नंबर 12 या 652 यानी कि तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, जो कि दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन से लेकर तमिलनाडु के मदुरई स्टेशन तक जाती है। और ये सफ़र अपना होगा लगभग 26 से 70 किलोमीटर का, यानी कि एंड टू एंड अपना सफ़र होगा अपना AC 3 टायर में, यानी कि अपना कोच है आज का B5। और इसमें सीट अपनी है RAC में। देखते हैं कि TT साहब इसको कंफर्म कर पाते हैं कि नहीं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि हो जाए, क्योंकि लगभग 42-43 घंटे का सफ़र है। और ऐसे RAC में इस ट्रेन में सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि 2 रातों का सफ़र हो जाएगा इसमें, एक आज की रात और एक कल की रात। तो चलिए ट्रेन में बोर्ड करते हैं और अपनी सीट पे चलते हैं। और अपने कोच का इंटीरियर कुछ इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं। चार्जिंग सॉकेट 2 दिए हैं, 2 इधर 2 इधर। बेडिंग ऑलरेडी रखी हुई है पहले से, और नीचे भी दिया हुआ चार्जिंग सॉकेट, मतलब 6 पैसेंजर्स के लिए 6 चार्जिंग सॉकेट हैं। और इधर की साइड एक दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव रोड साइड का 30 या 353, और ये अपनी ट्रेन को हज़रत निज़ामुद्दीन से लेके मदुरई तक लेके जाएगा। दोस्तों, इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन के मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इसमें लगते हैं 4 जनरल कोचेस, 2 आगे 2 पीछे। स्लीपर के लगते हैं तकरीबन 7 कोचेस, और AC 3 टायर के 5 और AC 2 टायर का 1, और इसमें एक पेंट्री कार भी लगती है। 5:20 पे अपनी तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का सफ़र अब स्टार्ट हो चुका है। और सामने खड़ी है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, जो कि हमारी ट्रेन के बाद ही डिपार्चर लेगी। और सामने जो आप लाइट देख रहे हैं वो है खजुराहो वंदे भारत, जो कि आगे चल के हमारी ट्रेन को ओवरटेक करेगी। वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और सामने देखिए एक एल्को लोकोमोटिव शंटिंग करता हुआ, और मंगला लक्षद्वीप का लोकोमोटिव देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अपनी ये ट्रेन जो है तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, यानी कि ट्रेन नंबर 12 ये बाई वीकली है, यानी कि हफ्ते में 2 दिन चलती है। मंगलवार को, वीरवार को हज़रत निज़ामुद्दीन से सुबह के 5:20 पे। फरीदाबाद अभी TT सर आए थे, तो अभी वो कह रहे हैं कि कोई कैंसिलेशन तो हुई नहीं है निज़ामुद्दीन से। तो अभी कह रहे हैं झांसी से अगर कोई नहीं चढ़ेगा तो फिर शायद RAC कंफर्म हो सकती है। लो जी दोस्तों, अभी हम क्रॉस करने लगे हैं प्रभु श्री कृष्ण जी की नगरी मथुरा को। और यहाँ पे देखिए 2 ट्रेनें मथुरा जंक्शन पे आती हुई, शायद एक अराइवल ले रही है, एक डिपार्चर। आगरा इंटरसिटी डिपार्चर ले रही है, और अपनी गाड़ी को मथुरा में रोक दिया जा रहा है बीच वाली लाइन पे।
और सामने आप देख सकते हैं मथुरा जंक्शन। दो मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन को वापस सिग्नल दे दिया गया और ये आप देख सकते हैं मथुरा स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उज्जैनी एक्सप्रेस। पहले ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लाइन होती थी ना आगरा के लिए, ये मेन लाइन बन जाती थी, बट अभी अपनी जिस पे चल रही है गाड़ी अब ये मेन लाइन है, इसलिए जो मतलब कि अपनी गाड़ी अब एकदम से एक्सेलेरेट कर रही है क्योंकि मेन लाइन पे ही है। अभी हम पहुंच रहे हैं ग्वालियर और सामने से निकलती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस। एक्चुअली हमने ग्वालियर में हमारा स्टॉप नहीं है, बट हमारी गाड़ी के आगे आगे चल रही है निजामुद्दीन कोल्हापुर सुपरफास्ट, और निजामुद्दीन से लेके यहाँ तक गाड़ी अपनी उसको करौली करती आ रही है, रेंगती हुई आ रही है अपनी गाड़ी। फिलहाल एंजॉय कीजिए वंदे भारत एक्सप्रेस का रिव्यू। अपनी ट्रेन रुकते रुकते ग्वालियर से चल पड़ी है, एंड मोमेंट पे ग्रीन सिग्नल दे दिया। मतलब लिटरली बात होता हूँ, ये नाम की स्मर क्रांति एक्सप्रेस है। मतलब हज़रत निजामुद्दीन के बाद सीधा स्टॉपेज इसका जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी में है, और उसके लिए देखो 130 पे रन करती है और 6 घंटा 10 मिनट का टाइम दिया हुआ। हालांकि इससे तो दूसरी ट्रेनें हैं जैसे सचखंड एक्सप्रेस हो गया, और उनके स्टॉपेज भी इतने हैं जैसे फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, मुरैना, धौलपुर, ग्वालियर, वही इससे आधा घंटा कम टाइम ले रही है। मतलब 130 पे चलने वाली गाड़ी को इतना स्लैक ठीक नहीं है। फिलहाल एंजॉय कीजिए ग्वालियर से। अभी हमने फ़िलहाल इस ट्रेन की पेंट्री से लिया है उपमा, 40 रुपये का दिया हमारे को, और गवर्नमेंट रेट भी 40 रुपीज़ ही है। और इतना ज़्यादा गर्म नहीं है क्योंकि थोड़ी देर पहले लेके रखा था, तो बाकी देखते हैं कैसा है। टेस्ट पूरा है, बस थोड़ा गर्म होता ना, मतलब दिया तो गर्म ही था, हमने ठंडा कर दिया कि ग्वालियर का हमने वो स्किप लेना था ना, वो अच्छा स्किप मिल पाया, ऊपर से ठंडा उपमा खाना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कर्व के ऊपर अपनी पूरी ट्रेन, और मैं आपको अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव दिखा रहा हूँ। मतलब पैसा वसूल हो जाता है जब ऐसे सीन्स आते हैं, ऐसे दृश्य आते हैं। जंगल में देखिए बकरियां चलती हैं। जो अपने साथ वाला ट्रैक है वो थोड़ा दूर हो चुका है, और यार देख सकते हैं कितने बड़े बड़े लंबे लंबे पहाड़, और अपनी गाड़ी पूरा कर्व लेती हुई। ये जो आप सामने लोकोमोटिव देख रहे हैं ना, अपनी ट्रेन का ही है। ये देखिए मतलब फुल व्यू आ रहा है अपनी ट्रेन का कर्व के ऊपर।
कोच के साथ ना वो जो सामने ये है जर्नल कोच, तो ये खुल जाता है जैसे पेंट्री वालों ने आना जाना होता है। तो लिटरली मैं बताऊं कि जर्नल कोच भी खाली, क्योंकि निजामुद्दीन के पास इतना झांसी रुकती हैं, आगरा मथुरा वगैरह के जो पैसेंजर वो चढ़ नहीं सकते हैं। और बाकी साफ़ सफाई पूरी है, वॉशरूम से एकदम नीट एंड क्लीन है, मानना पड़ेगा रेलवे का थैंक यू है कि सब कुछ एकदम हाइजेनिक है और वॉशरूम मैंने यूज़ किया। बस आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि जैसे रेलवे साफ़ सुथरे ट्रेन देती है तो उसको हम मेंटेन करें, हम भी साफ़ सुथरा रखें, गंदा ना करें। और जब भी ट्रेन में सफ़र करें हमेशा टिकट ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप टिकट लेंगे तो एक तरह से आप भारत के विकास में अपना योगदान देंगे। क्योंकि वैसे भी रेलवे आपने अगर पढ़ा होगा कि 57% ही जो एक्चुअल जो कोच बनते हैं उसका रिकवर कर पाती है। दोस्तों जो अपने साथ ट्रैक चल रहा था ना, अभी हम उसके ऊपर से निकल आए हैं और कुछ ही देर में फिर से हम उसके ऊपर से निकलेंगे। पहाड़ पे कोई मंदिर है, तो आप लोग बताइए कौन सा मंदिर है। आगे डाउन ट्रैक। दोस्तों अभी हम जो अपने साथ वाले डाउन ट्रैक के ऊपर से निकले थे ना, अभी हम दोबारा फिर उसके ऊपर से निकलने वाले हैं और अब वो फिर से हमारी राइट साइड आ जाएगा। और अभी देख सकते हैं 2 बारी हम उसके ऊपर से निकले हैं। ये देखिए दोस्तों आ गया ना देख सकते हैं भैंसे। देखिए पेड़ों का ये फ़ायदा होता है कि गर्मी में ना छाँव में आराम से पशु बैठ सकते हैं। तो मैं कहा चलो ये भी दिखा दें, ये भी एक भारत का एक हिस्सा है। दोस्तों इससे पहले मैं इस सेक्शन पे आया था तकरीबन 10 महीने पहले सचखंड एक्सप्रेस से, और आपने वो ब्लॉग देखा ही हुआ है जिसमें मैंने बूंदी घाट का ब्लॉग दिखाया था। मानसून में स्पेशल जर्नी की थी जनरल क्लास में, जलंधर से लेके इटारसी तक, और तकरीबन 10 महीने के बाद आ रहा हूँ और पूरा सूखा सूखा ही है यहाँ पे, क्योंकि अभी मानसून वगैरह आया नहीं, अप्रैल का महीना है। तो सब कुछ मतलब एक मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मानसून होता है ना, ये सारे ये जो रूट है ये पूरा हरियाली से भर जाता है। और तकरीबन आप कह सकते हैं अभी अपनी गाड़ी 15 मिनट पहले ही झांसी स्टेशन पर अराइवल लेती हुई। मैं सोच रहा था कोई पैरेलल ही यहाँ से कानपुर की तरफ से गाड़ी मिल जाती ना तो व्यू अच्छा बन जाता, कंटेंट अच्छा बन जाता, बट हाल फिलहाल अभी कोई गाड़ी है नहीं है। और तकरीबन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 3 अप्रैल 2025 को, और गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। लगभग 15 मिनट पहले ही अपनी ट्रेन झांसी में अराइवल लेती हुई। तो झांसी के बारे में बता दूँ, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड ज़िले में पड़ता है। मतलब बुंदेलखंड कह सकते हैं कि एक रीजन है और झांसी उस रीजन का बहुत ही बड़ा शहर है, और कह सकते हैं कि झांसी को गेटवे ऑफ बुंदेलखंड भी कहा जाता है। झांसी का जो पुराना नाम था वो था बलवंत नगर, बाद में झांसी कर दिया गया, और पाहुच नदी के किनारे पर स्थित है ये शहर, बहुत ही बड़ा शहर है। बाकी स्टेशन का नाम है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। और अपनी गाड़ियाँ पहुँच चुकी है अपने पहले कमर्शियल हॉल्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी में, और यहाँ से अपनी गाड़ी और इसके बाद सीधा रुकेगी भोपाल। झांसी का जो कोड है जैसे कि मैंने आपको बताया VGLJ, और यहीं से देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अपनी जो RAC है प्लीज़ कंफर्म हो जाए। अभी हम इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे साथ लेजेंडरी VS मनु ब्लॉग्स के हमारे विश्वजीत भाई मिल गए। एक्चुअली मैं इनको मिला था वहाँ पे निजामुद्दीन में, और लिटरली मैं आपको सच बताऊँ जब मैंने देखा इनको मिला निजामुद्दीन में, मेरे को ये लगा कि इस ट्रेन में टिकट बुक कराना था, वो भी 3 टायर में, वर्थ है। वीडियो में देखते हैं वैसे और सामने से देख रहे हैं वैसे। हाँ बिल्कुल। क्या कैसा कुछ लग रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल जेन्युइन बंदे हैं। हाँ मतलब मैं लिटरली टोटली स्पीचलेस हो गया, क्योंकि हमारे साथ जो इंद्रजीत भाई है ना आगे आगे चल रहे थे, इनको देख के मैं भी कोच में एंटर कर गया। तो मैं देखे तो अपने विश्वजीत भाई हैं, और मतलब और उस पॉइंट में मैंने ये सोचा कि भाई पैसा वसूल है, अब चाहे मैं यहीं उतर जाऊँ ना वापस चला जाऊँ। बाकी पर मेरे को एक डिसअपॉइंटमेंट रहेगी कि हिमांशु भाई साथ होते हैं, आज इनके साथ नहीं है। अरे उसका भी टिकट था लेकिन किसी रीजन की वजह से वो नहीं आ रहा। बाकी ये हमारे साथ ये कल तक के हमारे साथ ही हमारे को पैसेंजर हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ शायद मेरे को स्लीपर में सीट मिल जाए या इनको मैं एसी में ले जाऊँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बैठिए।
11:38 पे अपनी गाड़ी को डिपार्चर सिग्नल दे दिया गया है और अपनी गाड़ी अब चल पड़ी है और भैया सोनू भाई से मिल लिए हैं, तो यहीं से बोर्ड कर लेते हैं भाई, यहीं से बोर्ड कर लेते हैं क्योंकि गाड़ी ने एकदम से एक्सेलेरेट कर लेना। अपनी गाड़ी से जस्ट 5 मिनट पहले निजामुद्दीन कोल्हापुर एक्सप्रेस को भी यहाँ से निकाल दिया गया है, यानी कि वो गाड़ी अभी भी अपने आगे आगे ही रहेगी। मतलब जो मैं हाई स्पीड रन एक्सपेक्टेशन कर रहा था 130 का, वो थोड़ा फिर से डिस्टर्ब होगा भोपाल तक, क्योंकि यहाँ से अपनी गाड़ी का नेक्स्ट हॉल्ट भोपाल है और उसका बीना और भोपाल है और उसका अराइवल टाइम भोपाल में अपने से पहले है। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि रेलवे को ये सोचना चाहिए कि ये गाड़ी 130 पे वो भी संपर्क क्रांति है और उसको 6 घंटा दिया हुआ 400 किलोमीटर के लिए, और उससे कम टाइम में वो गाड़ी पहुँच रही है जिसके स्टॉपेज है। पता नहीं ये लेडीज़ क्यों लड़ रही हैं आपस में, समझ में नहीं आ रहा, अपनी लैंग्वेज में लड़ रही हैं। क्या कह रही हैं, क्या हो गया? दोस्तों अभी हम किसी डैम को क्रॉस कर रहे हैं, झांसी के बाद ही आया लगभग आधे घंटे बाद। तो आप सभी बताएं कौन सा है। दोस्तों अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ललितपुर। और अब जाके कोई हाई स्पीड स्किप मिला है, तो शुक्र है कि जो कोल्हापुर एक्सप्रेस है इससे 20 किलोमीटर आगे चल रही है। अभी कुछ देर पहले अपनी गाड़ी ने ललितपुर को क्रॉस किया, जो कि आपने ब्लॉग में देखा है। तो अभी मैं ना फ़िलहाल सीट नंबर 9 पे हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरे सामने आ रही सी है, तो मेरे साथ को पैसेंजर है। तो अभी ये जो 9 नंबर सीट है, 12 नंबर सीट है, निजामुद्दीन से खाली है। तो हमारे इंदर भाई ने ना इसको चेक भी किया था, तो विजयवाड़ा तक एक खाली है। मतलब अभी इन्होंने मेरे को रिलीफ दे दी कि विजयवाड़ा से लेके मदुरई तक ये ऑक्यूपाइड होएगी। तो मैंने टीटी सर से बात करी है, तो वैसे तो मेरे को कह रहे हैं कि सामने वाली वो 8 नंबर सीट आप ले सकते हो, बट क्या है ना, अभी मेरा इस सीट पे दिल आ गया क्योंकि मैं हज़रत निजामुद्दीन से यही हूँ और मेरे इंदर भाई भी ये मेरे साथ ही इसी सीट करंट में भी बुक हो सकती, कुछ पता नहीं, इसका ध्यान रखना थोड़ा बहुत। तो कहने का मतलब ये है कि अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि टीटी सर मेरे को यही सीट दे दें, क्योंकि भोपाल से भी मेरे को नहीं लगता कोई आएगा। और विजयवाड़ा क्या कल सुबह पहुँचेगी, और आज की रात मेरी अगर यहाँ पे निकल गई तो कल रात के 12:05 से बता ही देगी बस कि इसके स्टॉपेज की हज़रत निजामुद्दीन से ये दिल्ली में इसका एक स्टॉपेज है, उसके बाद सीधा उत्तर प्रदेश में एक स्टॉपेज है यानी कि वीरांगला लक्ष्मीबाई, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, फिर उसके बाद इसका स्टॉपेज है महाराष्ट्र में 2, नागपुर और बल्लारशाह, देन उसके बाद ये सीधा विजयवाड़ा। ठीक है, तमिलनाडु में एंटर करते हैं तो वहाँ पे इसके स्टॉपेज काफ़ी है, क्योंकि तमिलनाडु से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, तो उस स्टेट के में तो स्टॉपेज देने बनते हैं, क्योंकि ये वहाँ से चेन्नई, एगमोर, ताम्बरम, विलुपुरम, अरीयरूर होते हुए अपने डीडीगुल होते हुए मदुरई को जाती है। और बात कर लीजिए, ट्रेन साफ़ सुथरी है, पंक्चुअलिटी ऐसे कि अभी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया अभी तक कि गाड़ी की पोटेंशियल है कि नॉन स्टॉप और टाइम कम ले सकती है, बट क्या है ना, इसके आगे आगे जैसे जब मैंने आपको बताया शोलापुर एक्सप्रेस चल रही है, जब मंगलवार को कोई और गाड़ी चलती है मिलेनियम एक्सप्रेस, तो उसका शेड्यूल करके इसके शेड्यूल में थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब होता है कि ये गाड़ी क्रॉल करती है, और क्रॉल करने की वजह से जैसे कि मैंने जो नोटिस करा है कि झांसी भोपाल ही अपने टाइम से आधा घंटा पहले पहुंच सकती है, क्योंकि इसके स्टॉपेज बिल्कुल नहीं है और गाड़ी बढ़िया है, साफ़ सुथरी है। सबसे अच्छी मेरे को इसके वॉश बेसिन अपने बाथरूम्स लगे हैं, एकदम नीट एंड क्लीन, फुली हाइजेनिक, 10 आउट ऑफ 10। और इंडियन रेलवेज़ का मैं बहुत थैंक यू चाहता हूँ कि मतलब देखिए वॉशरूम्स इतने साफ़ सुथरे दे रहे हैं ना, मतलब वर्थ है। आप स्लीपर्स की भी देखिए और एसी की भी देखिए, और टिकट जो आप फेयर दे रहे हैं वो आपको वर्थ लगेगा। 1:42 पे अपनी गाड़ी अब पहुंच चुकी है बीना आउटर पे, और मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ बीना का कर्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा, और ये आप देख सकते हैं लोकोमोटिव में आपको जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि आगे खड़ी है कोल्हापुर एक्सप्रेस
और उसकी बदौलत हमारी गाड़ी हर बड़े स्टेशन पर आउटर पे आके खड़ी हो जाती है। तो इस ट्रेन का जर्नल को दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं, आराम से सो के जा सकते हैं। इस ट्रेन की एक खासियत है कि जर्नल में भी आप सो के जा सकते हैं, क्योंकि सोफे तो है ही नहीं। और ये वाला जो रूट देख रहे हैं ये आ रहा है कटनी की तरफ से। लो जी, अपनी गाड़ी को अब रोक दिया गया है बीना जंक्शन। नहीं, हमने अपना लंच रिसीव कर लिया था, बट हमने क्या है ना, बीना को कैप्चर करना था, पर गाड़ी हमारी बीना में रुक गई है। तो सोचा कि अब तो खाना जो गरम गरम आया था बीना कैप्चर के चक्कर में ठंडा हो गया, तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं। और फिलहाल वैसे तो मेन्यू बता दूं, एक दाल है, एक सब्ज़ी है, एक राइस है और चपाती है, ये है रसगुल्ला और पिकल है। बाकी इसको अनबॉक्स करते हैं, खोलते हैं, फिर बताते हैं कैसा है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, हम तमिलनाडु संपर्क क्रांति में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे को देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस का खाना दिया जा रहा है। मतलब पैकिंग वंदे भारत की है, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। चलो, हमारे को तो ये भी लोन लगेगा, हम तो वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं भाई। अपनी गाड़ी अब बीना जंक्शन से निकलती है और हमने अपना लंच खोल लिया है। और लंच आपको हम दिखा रहे हैं, आलू मटर या आप कह लें फ्रेंच फ्राइज मटर की सब्ज़ी है, और चपाती है, दाल है और राइस। आप ये देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से मिलता है इस ट्रेन में, स्टैंडर्ड 80 रुपये के खाना। और देखने में तो अच्छा लग रहा है, गरम गरम दिया था, ऐसी बात नहीं है। दाल भी देखिए ज़्यादा पतली नहीं है, ठीक है। तो अभी टेस्ट करते हैं और फिर हम आपको बताएंगे खाना कैसे। अभी मैंने सब्ज़ी को, दाल को टेस्ट किया और सब्ज़ी एकदम बढ़िया लगी। दाल भी मतलब ठीक ठाक है, मतलब खाने लायक है। ठंडी होगी ना, गलती चलो इसमें हमारी है, बट ओवरऑल मैं कहूँगा 10 आउट ऑफ मैं 7 देना चाहूँगा। खाना बढ़िया है इस ट्रेन का। ये देखिए, सबसे ज़्यादा मेरे को इसमें पता है क्या अच्छा लगा कि इसमें आलू मटर की सब्ज़ी में भी कड़ी पत्ता यूज़ करा है, जो कि मेरे को बहुत पसंद आया। तो मतलब खाना बहुत बढ़िया है, पास हो गया फूड रिव्यू। दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 3:30 बजे और अब अपनी गाड़ी फुल रफ्तार से भोपाल की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं भोपाल के पहाड़। क्या करम है दोस्तों, फुल 130 में करम अपनी गाड़ी क्रॉस कर रही है। और इतना मतलब शेकिंग कर रहा है ना हमारा कोच। भैंस है, नहा रही है पानी में। भोपाल ग्वालियर ठीक है। और ये आप देखिए, वेलकम टू भोपाल। और सामने से आ रही है रानी कमलापति नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। भोपाल में एंटर करने लगी है तो यहाँ पे देखिए ICF कोचेज़ जो कि न्यूली पेंट होके आए हैं। मतलब वैसे तो रेलवे LHB कर रही है इन ट्रेन्स को, बट ये कि ICF ट्रेन्स को जो न्यू पेंट किया हुआ है, मतलब कह सकते हैं कि आने वाले समय में रेलवे इन कोचेज़ को अभी भी यूज़ में रखना चाहती है। और न्यूली पेंट ICF कोचेज़ आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मतलब मेरे को तो देखने में इतना ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। और साथ में प्यारा सा WDG4 EMD लोकोमोटिव।
सामने से निकलती है दादर अमृतसर एक्सप्रेस 11057। अभी आज से इस ट्रेन को बोर्ड करने से पहले भी लगभग 1.5 घंटा पहले ये निजामुद्दीन से दिल्ली से अमृतसर की, और अभी ये फिर मिल लास्ट टाइम जब दोस्तों मैं भोपाल से जलंधर गया था तो इसी ट्रेन में मेरे को सीट मिली थी। गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, रुकती ज़रूर है पर साफ़ सुथरी ट्रेन है। जब कभी भी आपको अगर इसमें ट्रैवल करना हो ज़रूर करें। 3:50 पे अपनी गाड़ियाँ भोपाल में एंटर कर रही है और गाड़ी खाली होने के बाद भी कुछ लोग भागते में चढ़ रहे हैं। मतलब जनरल सीट में ये रहता है कि किस तरह जल्दी जल्दी सीट मिल जाए। और मैं आपको भोपाल दूसरी तरफ से दिखा रहा हूँ और एक गाड़ी और वहाँ से डिपार्चर लेने की तैयारी में भोपाल से। फाइनली दोस्तों 3:55 पे पूरे ऑन डॉट हम पहुँच चुके हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। स्टेशन कोड यहाँ का है BPL और भोपाल को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक रूट जिससे हम आ रहे हैं बीना की तरफ से एक आता है, उज्जैन की तरफ से, और एक सीधा हम बढ़ चलेंगे यहाँ से इटारसी की तरफ। इसलिए भोपाल को जंक्शन कहा जाता है। बहुत ही बड़ा जंक्शन है, मेन जंक्शन है क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है। और बात कर लीजिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर ही आता है। और भोपाल में अब ये मौसम देख सकते हैं पूरा शानदार हो चुका है और जनरल कोचेस देखिए अभी भी खाली हैं। और भोपाल में आप कभी आएँ तो आप फ्रूट ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको केले मिलेंगे और जैसे ही गर्मियों का मौसम आ गया तो खीरे भी आप ले सकते हैं। और यहाँ से निकलती हुई मुंबई CST गोरखपुर एक्सप्रेस ढोकला और समोसे लिए, समोसे दिए 30 के 3 और ढोकला दिया 40 रुपये का। तो हमने कहा कि चलो टेस्ट करते हैं। लगभग 4:05 पे अपनी गाड़ी है भोपाल जंक्शन से निकलती हुई ट्रेन है ना दोस्तों, ये है माँ बेला देवी धाम LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये आप देख सकते हैं पूरा भोपाल जंक्शन और ये आप देख सकते हैं एंट्री एग्जिट पॉइंट भोपाल का। और दूसरा एग्जिट एंट्री पॉइंट भोपाल का आप देख सकते हैं। और सामने आप देख सकते हैं भोपाल, हमारा प्यारा भोपाल। और भोपाल से जब गाड़ी निकलती है ना तो बहुत ही सुंदर सा कर्व लेती है। तो चलिए दोस्तों, अब भोपाल से हम निकल चुके हैं। अब इसके बाद अपनी गाड़ी कुल 383 किलोमीटर के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में रुकेगी। ऑफिशियल हॉल्ट तो वही है। 4:20 पे अभी हम क्रॉस करने लगे हैं रानी कमलापति स्टेशन को। सामने खड़ी है रानी कमलापति रीवा रिवांचल एक्सप्रेस और बारिश पड़नी शुरू होगी दोस्तों। और जो बारिश इस टाइम पड़ रही है ना ज़मीन पे और मिट्टी की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है, मतलब क्या ही मैं बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और सामने आप देख सकते हैं रानी कमलापति स्टेशन। लो जी, यहाँ पे खड़ी है सियोनी फिरोजपुर पतालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और इस ट्रेन का लोकोमोटिव का हॉर्न इतना श्रिल था ना, मज़ा ही आ गया सुन के। और यहाँ देख सकते हैं सुंदर सा रानी कमलापति। पहले इसका वो कहते थे हबीबगंज। बहुत ही शानदार स्टेशन है। ये देखिए, इसके जर्नल तो पीछे वाले तकरीबन भरे ही हैं। पहले एक्सप्रेस होती थी, अब ये सुपरफास्ट हो गई है। ओ निकल गया जी प्यारा सा रानी कमलापति स्टेशन। और सामने आप देख सकते हैं भोपाल मेट्रो का काम चल रहा है।
काफ़ी उड़ रही है, आँख में पड़ रही है। और ये देखिए ये जा रहा ट्रैक, अभी हमसे बिछड़ जाएगा कुछ समय के लिए और बहुत जल्द हमें मिलेगा। और ये देखिए पत्थर, और जब यहाँ पे बारिश होती है ना, मानसून होता है, तो यहाँ पत्थरों में भी हरियाली पौधे उगे होते हैं। ये देखिए पूरे सूखे पड़े हैं, अदरवाइज यहाँ पे मानसून में सारा पानी पानी हो जाता है यहाँ। और पेड़ एकदम तो सूखे सूखे लग रहे हैं, पूरे हरे भरे हो जाते हैं। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बंजर ज़मीन है। इस मौसम में ऐसा लग रहा है पूरी बंजर हो चुकी है। अभी अपनी गाड़ी बूंदी घाट के बीचों बीच में खड़ी है और यहाँ पे ये चीज़ देख के मेरे को बड़ा मतलब दुख हो रहा है कि हम लोग कितने लापरवाह है कि जहाँ दिल करता हम अपना कचरा फेंक देते हैं। मतलब हम डस्टबिन बनाते जा रहे हैं, अपने देश को डस्टबिन बनाते जा रहे हैं कि जहाँ दिल करा फेंक दिए। देखिए बूंदी घाट जैसी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। प्लीज़ ये काम मत करें, डस्टबिन में डालें, क्योंकि ये भी एक तरह से कह सकते हैं हमारे देश के धरोहर है, एक एसेट्स है, तो इनको साफ़ सुथरा रखना हर भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य है। लो जी, डाउन ट्रैक जो अपने से बिछड़ा था वो अब अपने पास आके मिल चुका है और यहाँ प्यारा सा सनसेट देख सकते हैं बूंदनी घाट के बीच में। और ये देखिए कटाई देखिए कितनी ज़बरदस्त करी हुई है। अगर आप डाउन ट्रैक से आएंगे ना तो सुरंग बहुत आती है, वो आप देख सकते हैं। डाउन ट्रैक के लिए सुरंग टनल्स बनाई हुई है। अरे बूंदनी घाट है, देखिए कि ये वाला जो एरिया है ना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हरियाली है अभी भी। अदरवाइज़ ये सारा एरिया जो मैं पीछे की तरफ आपको दिखाया ना, सारा सूख गया है। दोस्तों ये वाला ट्रैक पता नहीं क्यों बनाया हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों बनाया हुआ है। वैसे मुझे पता है, आप बताइए। और टनल सामने आप देख सकते हैं कि अब डाउन ट्रैक से ट्रेन आती है तो टनल से होके आती है। दो टनल्स बनाई हैं। अब ये ट्रैक अपने से ऊपर चल रहा है। नर्मदा नदी को पुशअप्स लगा रहा हूँ। लो जी, अभी हम क्रॉस करने लगे हैं नर्मदापुरम। पहले नर्मदापुरम को होशंगाबाद भी कहा जाता था। शाम के बज रहे हैं 5:55 और अभी ना एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हो गई है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, तो मेरे को बताया इंद्रजीत ने। पता क्या है कि मैं सोच रहा था कि इटारसी स्किप मैं कैप्चर करूँगा, तो मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि इटारसी अब आया पावर खेड़ा निकल गया। मैं कहा अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं। तो मैंने लिटरली पूछा, मैं कहा इंद्रजीत अभी तक इटारसी नहीं आया, क्या बात है, बड़ी दूर हो गया। तो इंद्रजीत ने मेरे को बताया कि भाई वो तो बाईपास करके हम आ गए, हम तो सीधा नागपुर वाले लाइन को ज्वाइन करने लगे। तो अभी मैंने वही देखा कि अभी हम बस नागपुर सेक्शन को ज्वाइन करने वाले हैं जो इटारसी की तरफ से आ रहा है। और यहाँ पे बारिश अब स्टार्ट हो चुकी है।
अपनी ट्रेन में ना एक विदाउट टिकट पैसेंजर देखिए मजे से घूम रहा है। ये देखिए अपना ही राज बना रखा है इसने, जहाँ दिल कर रहा है। ओए ओए कहाँ गया ये देखो। अभी टीटी से ना डर के छुप ही जा रहा है कि टीटी साहब ना कहीं पकड़ ले। ये देखो और सामने से कोई इटारसी की तरफ गाड़ी जा रही है, आप ये देख सकते हैं, रन थ्रू जा रही है। और आप देख सकते हैं बारिश के पानी से हमारे जो ट्रेन के कोचेस हैं एकदम चमचमा रहे हैं। और ये देखिए पानी हवा में जा रहा है ऊपर। ये देखिए हवा इतनी तेज चल रही दोस्तों, पानी नीचे आने के बजाय ना ऊपर जा रहा है। ये देखिए ये चमत्कार देखो। हाँ शाम के बज चुके हैं 6 और बारिश देखिए कितनी लेवल अब तेज तरह तरीके से हो रही है। और सामने आप देख सकते हैं सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। अभी भी मतलब विजिबल है क्योंकि वहाँ पे शायद बारिश नहीं हो रही है, बादल वगैरह नहीं है, बट है कि आप ये देख सकते हैं कितना शानदार है। और किस किस को ऐसे अच्छा लगता है सफ़र करना, कमेंट सेक्शन बताएं। अभी बारिश हो रही है तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पर ना एक किसान भाई की फसल मतलब उसने अभी काटी है जस्ट, और ऊपर से बारिश आ गई। मतलब ये चीज़ देख के मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि अगले की मेहनत जो है बेकार हो गई है। मतलब हम एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, जो ट्रेन में बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं कि यहाँ पे बारिश हो रही है। पर जब मैंने ये चीज़ देखी ना, मैं सही बताऊँ लिटरली मेरे को इस बारिश की बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है कि अगले की पूरे साल की मेहनत बेकार हो गई है। कितने अगले ने सपने सजाए उन्हें कि फसल बेच के कैसे मतलब कई काम करने थे उसने, और यहाँ पे बिन मौसम के बरसात ने उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। दोस्तों अभी जब इटारसी नागपुर सेक्शन को हमने ज्वाइन करा ना, ये मैंने व्यू अंदर से देखा तो रहा नहीं गया। मैं कहा नहीं यार इसको भी कैप्चर करना। और सामने देखिए पहाड़ है और अपनी गाड़ी बहुत ही लंबा कर्व लेती हुई, और अपनी ट्रेन का मैं आपको देखिए लोकोमोटिव भी दिखा रहा हूँ। बेंगलोर हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। लगभग आधे घंटे से एक सुनसान सा छोटा स्टेशन है दाराखो, और यहीं पे खड़ी है। और यहाँ पे ना कोई मोबाइल टावर आ रहा है, मतलब आई डोंट नो कि मेन लाइन पे खड़ी है। और आगे देख ले सिग्नल आधे घंटे से हो रखा है और टावर लिटरली है ही नहीं है। मतलब अब आधे घंटे से ना हम दुनियादारी से कटे पड़े हैं, ना हमारा कोई नेट चल रहा, ना हम किसी को फ़ोन कर सकते हैं, ना हम अपना स्टेटस लगा सकते हैं। और बारिश देखिए हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। तो उससे पहले मैं आपको कर्व दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपनी ट्रेन का कर्व। तो तकरीबन 1 घंटे से ना गाड़ी दाराखो खड़ी थी, धीरे धीरे चल रही थी, अब जाके कहीं संपर्क क्रांति के रोल में आई है। तो जी आ गया जी बैतूल। अभी अपनी गाड़ी इटारसी नागपुर सेक्शन पर लगभग 118-120 की स्पीड से चल रही है।
और फिलहाल अभी हम क्रॉस करने लगे हैं अमला जंक्शन को। अभी हो रहे हैं लो जी, रात के 8:20 पे अभी हम क्रॉस करने लगे हैं अमला जंक्शन को। जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक रूट निकल जाता है सिवनी की तरफ, छिंदवाड़ा की तरफ। 8:20 से गाड़ी अमला शिफ्ट करने जा रही है भाई। ये 120 में चलती है। ज़बरदस्त से भी ज़बरदस्त। अब ये गाड़ी अपनी पता क्यों भाग रही है? अपनी गाड़ी के पीछे पीछे आ रही है हज़रत निज़ामुद्दीन यशवंतपुर संपर्क क्रांति, जो कि इससे पीछे 3 घंटे बाद निकली थी और जस्ट 15 किलोमीटर का फ़र्क रह गया है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था जब ब्लॉग स्टार्ट किया था कि मेरी सीट जो RAC में बुक हुई थी तो RAC में ही रह गई थी B5 में 15 नंबर। तो मतलब मेरे को एक स्ट्रेस था कि जैसे 2 रात का सफ़र है तो मैं RAC में अगर रह जाती सीट तो रात को जागना पड़ेगा। तो मैंने TT सर से पूछा था, झांसी में पूछा था, वो कह रहे थे कि आपको 23 नंबर वाला पैसेंजर आया नहीं, शायद वो आपको अलॉट हो जाएगी। तो उसके बाद मैं क्या 9 नंबर सीट पर सो गया। आप मेरे पीछे देख सकते क्योंकि विजयवाड़ा तक खाली है। तो भोपाल में जब स्टाफ चेंज हो मैं वहाँ गया, मैं कहा सर मेरी RAC में सीट चल रही है, प्लीज़ देख लो कंफर्म कर दो अगर कोई पैसेंजर नहीं आया तो जब उन्होंने कहते आपके तो ऑलरेडी अरविंद कुमार जी कंफर्म है। मैं कहा वो कैसे? कहते 23 नंबर। तो मैं कहा सर हाँ कह तो रहे थे कि 23 नंबर आपको मिल जाएगी, ये पैसेंजर अभी तक मेरे को मिला नहीं है। तो उसके बाद मैंने पूछना ही भूल गया था, सो गया क्योंकि थकावट बहुत ही। जलंधर से मैं पहले सरबदा प्लाजा आया और 11:30 दिल्ली आने के बाद 4-5 घंटे मैं निज़ामुद्दीन स्टेशन बैठा रहा। देन उसके बाद मतलब एक चीज़ मैंने और नोट करी कि विजयवाड़ा तक देखो जी कई सीटें खाली हैं। अगर किसी को चेन्नई या मदुरई जाना है तो वो एक काम कर सकता है कि वो विजयवाड़ा तक करवा सकता है इसी में, या स्लीपर में करा सकता है, वहाँ से अलग टिकट करवा सकता है। अगर सीधी अगर टिकट नहीं मिल रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये मैं कह सकते हैं ट्रेन टिकट बुकिंग ट्रिक बता दूँ कि इस ट्रेन में ऐसा होता है क्योंकि स्टॉपेज तो है ही नहीं, हर स्टेट में एक ही स्टॉपेज, बस तमिलनाडु में है क्योंकि तमिलनाडु संपर्क क्रांति है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी आज की रात और कल की रात आराम से, मतलब कि मैं रेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि उसके बाद आगे जो ब्लॉग्स बनाने उसके लिए इतना रेस्ट टाइम है नहीं है, बैक टू बैक ही सारे ब्लॉग्स बनाने हैं। और जो भी रेस्ट करने का टाइम है बस यही ट्रेन में रात में ही है और एक तरह से कह सके जो रेस्ट हमारा जो है ट्रेन में ही होगा। रात के 8:50 पे अपना डिनर आ चुका है और डिनर का मेन्यू मेरे को सेम ही लग रहा है, वही वैसे याद आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस की संपर्क क्रांति में वंदे भारत एक्सप्रेस में डिनर कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं मेन्यू क्या रात का। लो जी, मेन्यू वही दिन वाला ही है, बस एक चेंज है कि दिन में आलू मटर की सब्ज़ी थी तो अब जो है चिट्टे चनों की सब्ज़ी है, मतलब वाइट चने की सब्ज़ी है। तो बाकी एज इट इज़ ही है। चलो तो दोस्तों ये अपना खाना मैंने अभी टेस्ट करा है। खाने का जो टेस्ट है एकदम बढ़िया है। चने मैंने अभी टेस्ट करे बढ़िया, दाल का टेस्ट दिन जैसा ही है, ठीक ठाक है। मतलब जो 80 रुपये में खाना वर्थ है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑर्डर दें लंच का या डिनर का तो आपने उनको बोलना कि स्टैंडर्ड थाली दे 80 रुपये वाली, ठीक है। अदरवाइज़ आपको पता ही है अगर आप उनको सीधा बोल दो खाना ले आओ तो वो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आप सीधा कहोगे ना कि स्टैंडर्ड थाली चाहिए IRCTC की 80 रुपये वाली, तो उनको ये होगा हाँ भी कि पैसेंजर को एक अवेयरनेस है, नॉलेज है कि क्या रेट है। अगर आप किसी भी स्कैम से बचना चाहते हैं तो अपने आप को अपडेट करें रेदर देन कि आप किसी से लड़े झगड़े। तो हमें इस बारे में अपडेट इन्फॉर्मेशन थी, हमें पता था तो हमने सीधा बोला कि स्टैंडर्ड थाली 80 रुपये वाली तो दैट्स इट दोस्तों। ये था तमिलनाडु संपर्क क्रांति का लंच और डिनर का रिव्यू। अभी फ़िलहाल रात के 9:15 बज रहे हैं तो मैं अपनी तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जनरल कोचेस की कंडीशन दिखा रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट खाली ही है क्योंकि इस गाड़ी के देखिए सीट्स वगैरह पूरी खाली हैं। अगर किसी को जर्नी करनी है ना इस गाड़ी में, क्या जनरल कोच में भी कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगी। ये देखिए ऑलमोस्ट खाली ही है कि किसी को रिजर्वेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि आपको बताया 400-300 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलती है। और मतलब कि मैं यही सोच रहा हूँ कि काश मैं भी इसमें जर्नल में ही सफ़र कर लेता तो मेरे AC 3 टायर के पैसे बच जाते हैं। पर ऐसा ना अगर मैं जर्नल में सफ़र करता ना मेरी पूरी लबालब भरी होती। पर एक ये फैक्ट है कि देखिए ऐसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत कम मिलती है, चाहे थोड़ी एवरेज स्पीड जैसे 63-64 के आसपास है, बट एक इसमें इतना रश नहीं पड़ता है।
तो आप इसमें कर सकते हैं ट्रैवल जनरल कोच में भी, अगर आपको नागपुर भोपाल, क्योंकि मेन स्टेशन रुकती है विजयवाड़ा वगैरह। तमिलनाडु में इसके स्टॉप किया है और अपना डिनर हमने कर लिया है और आपका रिव्यू भी दिया है। और डे 1 की जर्नी अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे मैंने नागपुर तक करनी थी पर अपनी गाड़ी लगभग 50 मिनट के आसपास लेट हो गया, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इतनी देर तक जागना, डे 2 की जर्नी भी करनी है। तो डे 1 की जर्नी को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन से लेके अमला और नागपुर के जो बीच के जो स्टेशन है, अब ये पता नहीं कौन सा स्टेशन है, मतलब मान के चलिए डे 1 की जर्नी यहीं तक है। तो मिलते हैं डे 2 की जर्नी में। और डे 1 की जर्नी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, जय हिंद।